हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और सुपरफास्ट खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। देश में बीजेपी नेताओं ने मनाया 42वां स्थापना दिवस। स्थापना दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बीजेपी के 41 साल इस बात के साक्षी हैं कि सेवा कैसे की जा सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे पार्टियों ने नकली सेकुलरिज्म का नकाब पहना हुआ है, वो उतर गया है। जहां सेकुलरिज्म का मतलब कुछ लोगों के लिए योजनाएं, वोट बैंक के लिए नीतियां बना दी गई हैं, जो हर किसी के लिए नीति बना रहे हैं, उसे विरोधी कम्युनल कहते हैं। स्थापना दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। शाह ने लिखा, अपने खून पसीने से सींचकर बीजेपी को विशाल वटवृक्ष बनाने वाले सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया और लिखा कि बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं संगठन के उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर पार्टी को इस वैभव तक पहुंचाया। स्थापना दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस मौके पर सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि सिद्धांतों और आदर्शों पर केंद्रित शून्य से शिखर तक की यह यात्रा अनगिनत कार्यकर्ता और हमारे मार्गदर्शकों के समर्पण और बलिदान का फल है। भिवानी में बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर सांसद धर्मवीर सिंह ने जिला स्तर पर पार्टी का झंडा फहराया। इसी के साथ सभी कार्यकर्ताओं और देश प्रदेश के पार्टी संगठनों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे मजबूत पार्टी है। इसका श्रेय धर्मवीर सिंह ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के सभी जिला और प्रदेश पदाधिकारी स्तर के कार्यकर्ताओं को दिया। रोहतक पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बीजेपी और जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध करने वाले किसानों को कहा कि किसी भी आंदोलनकारी को कार्यक्रम रोकने का कोई अधिकार नहीं। बीजेपी का कार्यकर्ता हर परिस्थिति में काम करेगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फसल खरीद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुड्डा ने कहा कि फसल की नमी को घटाना गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की लागत बढ़ रही है, नए नियमों से किसानों को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही हुड्डा ने कहा कि फसल बीमा योजना के 75% दावे खारिज हुए हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है। स्कूलों का जिक्र करते हुए हुड्डा ने कहा कि स्कूलों में टीचरों की कमी है। 1057 स्कूल सरकार ने बंद किए। पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि के मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने देवीलाल की समाधि संघर्ष स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला और इनसो के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने भी ताऊ देवीलाल को श्रद्धांजलि भेंट कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल को किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में मरीजों को अब परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जल्द ही सिरसा का नागरिक अस्पताल 200 बेड के लिए अपग्रेड करने को मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए जगह देखकर निर्माण जल्द ही शुरू होगा। इसके साथ साथ सिरसा नागरिक अस्पताल के लिए 95 लोगों के स्टाफ को भी मंजूरी मिल गई है। इसके लिए विधायक गोपाल कांडा और उनके भाई श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का आभार व्यक्त किया। कांडा बंधुओं ने कहा कि इससे लोगों को सिविल अस्पताल में और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी, साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सिरसा में मेडिकल कॉलेज के लिए बजट जारी हो चुका है, निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होगा। विधायक गोपाल कांडा ने बताया कि वो मुख्यमंत्री से अनुरोध कर चुके हैं कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। सीएम ने जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करवाने का आश्वासन भी दिया। सिंगू बॉर्डर पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने किसानों के बीच पहुंचकर चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान अभय चौटाला ने जेजेपी के आला नेताओं पर निशाना साधा। अभय ने कहा कि अगर जेजेपी ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं तो किसानों के हित में इस्तीफा देकर खड़े हो। अभय ने कहा कि जेजेपी के आला नेताओं ने ताऊ देवीलाल की नीतियों को बीजेपी के पास गिरवी रख दिया। एसवाईएल के मुद्दे पर अभय चौटाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि नहर बनवाकर हरियाणा के हिस्से का पानी लाए। अभय ने कहा कि वो हमारा अधिकार है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने लोगों को बांटने की कोशिश भी की।
सीएम मनोहर लाल ने किसानों को नसीहत देते हुए कहा कि आंदोलन जारी रखने, लेकिन आंदोलन में किसी का नुकसान ना करे और सीमाएं ना तोड़े। किसानों के संसद घेराव पर सीएम ने कहा कि कोई संसद का घेराव करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा भंडारण निगम और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और हरियाणा भंडागार निगम के बीच 11 स्थानों पर नए गोदाम बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत भंडागार निगम कृषि विपणन बोर्ड की भूमि पर गोदामों का निर्माण करेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 132वें दिन भी जारी रहा। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच सोमवार को भारतीय किसान यूनियन द्वारा संयुक्त मोर्चा के ऐलान पर देश भर में किसानों ने एफसीआई दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में अब किसान 10 अप्रैल को केएमपी जाम करेंगे, जिसके बाद 13 अप्रैल को दिल्ली बॉर्डर पर बैसाखी मनाई जाएगी और उसके बाद 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। वहीं मई के पहले पखवाड़े में किसान संसद कूच भी करेंगे। गोहाना की अनाज मंडी में गेहूं की आवक तेज हो गई है। 22,000 क्विंटल गेहूं पिछले 5 दिन में आ चुका है। दरअसल सरकार ने गेहूं मंडी में लाने के लिए एसएमएस सिस्टम बंद कर दिया, जिससे किसान और आड़ती दोनों खुश हैं। बता दें कि पहले किसानों को मोबाइल पर एसएमएस आ जाता था, पर फसल पककर तैयार नहीं होती थी, लेकिन अब किसान पकने के बाद उसे कटाई कर किसी समय मंडी में ला सकते हैं। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार ने गेहूं की नमी 14% से घटाकर 12% कर दी। इसे दोबारा से 12 से 14% पर कर दिया जाए। इससे गेहूं खरीद में एजेंसियां देरी करती हैं। सरकार ने एसएमएस को बंद कर एक अच्छा काम किया है, इससे बहुत परेशानी होती थी। सिरसा में सरसों खरीद रिकॉर्ड में गड़बड़ी की शिकायतों पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने 2 जांच टीमों का गठन किया। एसडीएम और सीटीएम के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने डबवाली रोड सहित शहर के अलग अलग हिस्सों में बनी करीब 12 फैक्ट्रियों के रिकॉर्ड की जांच की। टीम ने सरसों के स्टॉक रजिस्ट्रेशन का मिलान किया। निरीक्षण के सूचना पर शहर में फैक्ट्री संचालकों में हड़कंप मच गया। कुछ कारोबारी अपने प्रतिष्ठान बंद करके चले गए। टीमों ने फैक्ट्री संचालकों का स्टॉक रजिस्टर खंगाला और सरसों की आवक का मिलान किया। फसल पंजीकरण में आ रही परेशानियों के चलते किसान संघर्ष समिति जाखल ब्लॉक के किसानों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि फसल पंजीकरण आपस में मेल नहीं खा रहा है। ऐसे में फसल पंजीकरण करवाने में दिक्कतें आ रही है। इसी को लेकर जाखल के नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। नायब तहसीलदार ने इस बारे में जिला राजस्व अधिकारी से बात कर समस्या का जल्द समाधान का आश्वासन दिया। कोरोना एक बार फिर पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है। लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 8 अप्रैल को होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर चर्चा करने के साथ साथ संक्रमण को रोकने की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों में 2040 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें से गुरुग्राम में 581, करनाल में 200, अंबाला में 185 और कुरुक्षेत्र में 170 नए मामले सामने आए। वहीं फरीदाबाद में भी कोरोना के 154, जींद में 111, यमुनानगर में 123 और पंचकुला में 124 मामले सामने आए। वहीं कोरोना से एक दिन में 8 लोगों ने जान गंवाई। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 3,199 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं एक दिन में 1,501 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। बता दें कि अब तक 2,83,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। गोहाना एसएमओ डॉक्टर करमवीर ने बताया कि मार्च में कुल 44 केस कोरोना के पाए गए थे, जिनमें से 17 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले फर्स्ट के स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी और बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन लगी, जिसके बाद अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों का टीकाकरण हुआ। यमुनानगर के बिलासपुर में एक सरकारी स्कूल में 7 छात्र और 2 टीचर कोरोना पॉजिटिव मिलने से सनसनी फैल गई। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल में बच्चों के कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं और जिन बच्चों के सैंपल लिए गए थे उनमें से 7 बच्चे और 2 टीचर पॉजिटिव पाए गए। फतेहाबाद में कोवैक्सीन की डोज खत्म होने के चलते बुजुर्गों को इस वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं मिल पा रही। वैक्सीन की पहली खेप खत्म हो चुकी है और नई खेप के लिए स्वास्थ्य विभाग इंतजार कर रहा है।
स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सिविल सर्जन और कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनीता सोखी ने बताया कि कोवैक्सीन की दूसरी खेप अभी तक विभाग को नहीं मिल पाई, जिसके लिए उच्च अधिकारियों से बात की गई है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया। फरीदाबाद में भी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लगातार वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर रणदीप पुनिया ने कहा कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी गई है। इसके चलते आज फरीदाबाद के डीसी ने भी मीटिंग बुलाई। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो कोरोना को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पिहोवा पुलिस भीड़भाड़ वाले इलाकों में सक्रिय हो गई। एक तरफ पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटे, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक भी किया। पिहोवा शहरी थाना अध्यक्ष जगदीश नामक ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पुलिस मास्क को लेकर सख्ती बरत रही है। वहीं इस दौरान पुलिस ने तमाम शिकायतों के बाद उन शरारती तत्वों पर भी शिकंजा कसा जो शैक्षणिक संस्थानों के सामने अपने बुलेट में साइलेंसर लगाकर तेज आवाज दौड़ाते हैं। हरियाणा के सभी विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति लागू कर दी गई। 30 अप्रैल तक ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम मनोहर लाल ने ये निर्देश जारी किए हैं। सिरसा में 2.5 साल से खाली पड़े नगर परिषद के चेयरपर्सन पद को लेकर बुधवार को चुनाव होना है। चुनाव की तैयारियों को लेकर सिरसा के एससीएम जयवीर यादव नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के दिशा निर्देश भी जारी किए। गौरतलब है कि सिरसा नगर परिषद का अध्यक्ष पद महिला के लिए रिजर्व है। करीब 2.5 साल पहले अगस्त 2018 को बीजेपी समर्थित और राहुल सेतिया गुट के समर्थन से बनी चेयरपर्सन शीला सहगल को बीजेपी सहित अन्य पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटा दिया था। उसके बाद ये पद खाली था। महेंद्रगढ़ के गांव खातोद का रहने वाला सीआरपीएफ का जवान रेवाड़ी जाते समय सिंगड़ी गांव में एक ट्रॉली की चपेट में आ गया। घायल को नागरिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद परिजन घायल को रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में लेकर गए, लेकिन वहां भी गंभीर हालत के चलते जवान को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सैनिक के परिजन इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन जवान को समय पर उपचार नहीं मिल सका, जिसके चलते जवान की जान चली गई। पिहोवा के कैथल रोड स्थित कार्यालय के सामने बिजली कर्मचारियों ने 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली कर्मचारी रंजीत ने बताया कि पिहोवा डिवीजन में 2 नए सब स्टेशन खोले गए हैं, जिनके लिए कर्मचारियों की जरूरत है, लेकिन उसका उद्घाटन तो कर दिया गया पर कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवाए गए, बल्कि कर्मचारियों को ही एसडीओ की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल दोनों स्टेशन में अतिरिक्त ड्यूटी देने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है और आदेशों के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। फतेहाबाद में वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी को शिकायत पर इस मामले में पुलिस ने 3 पूर्व एसडीएम, 2 क्लर्क सहित 8 लोगों पर धोखाधड़ी और दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। दर्ज हुए मामले में पूर्व एसडीएम सतबीर जांगू, संजय बिश्नोई और सुजीत नैन, तो वहीं पूर्व क्लर्क में ओम प्रकाश सिहाग और क्लर्क राजेश खटक शामिल है। ये फर्जीवाड़ा पिछले 3 सालों से जारी था। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में बदमाशों द्वारा आड़ती को गोली मारकर घायल करने से मंडी में आड़तियों में रोष है। बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के आड़तियों ने विरोध प्रकट करते हुए कहा कि अगर 2 दिनों में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया तो मंडी को बंद कर देंगे। मंडी के आड़तियों ने एक बैठक का आयोजन करके ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि कल दिन में बदमाशों ने आड़ती समेत 3 लोगों की गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया था। रादौर बस स्टैंड के शौचालयों में बंद मिले 2 युवकों में से एक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्राथमिक जांच में नशे की ओवरडोज का मामला लग रहा है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड के शौचालय में युवक के बंद होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर बस अड्डे के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा तोड़कर देखा तो वहां 2 युवक मिले, जिनमें से एक युवक बेहोश था और दूसरा नशे की हालत में था। पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
इधर पुन्हाना में पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के पास से फर्जी आईडी कार्ड भी मिले हैं। पुलिस द्वारा बताया गया कि इसका इस्तेमाल वो बसों और टोल टैक्स पर किया करते थे। पुलिस ने आरोपी को पुन्हाना बस अड्डे से गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, कागजातों के साथ छेड़छाड़ करने सहित आधा दर्जन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सोमवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। भिवानी जिले के गांव सुई में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला के दोनों बेटे भारतीय सेना में देश सेवा के लिए कार्यरत हैं। महिला के साथ मारपीट गली में सफाई को लेकर हुई। आरोप है कि पड़ोसियों ने महिला के सिर पर वार किया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई। मां के साथ हुई मारपीट मामले को लेकर दोनों जवानों ने एसपी कार्यालय पहुंचे, जिस पर अधिकारियों ने उन्हें जांच का भरोसा दिया। पानीपत में एक महिला के साथ दहेज के लोभियों ने मारपीट की। दरअसल समझौते के लिए महिला के मायके पक्ष को थाने बुलाया गया था। इस दौरान ससुराल के लोगों ने महिला के साथ बदसलूकी कर मारपीट की। बता दें कि दोनों पक्ष पंचायती तौर पर समझौता करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने मायके पक्ष के लोगों के साथ महिला थाने के अंदर ही गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद महिला ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों को अलग किया। पीड़िता की मां का कहना है कि 3.5 सालों में एक भी दिन उनकी बेटी को चैन से नहीं रहने दिया गया। उसे हर रोज दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। बेटी का घर बस जाए इसलिए किसी तरह उसे समझा बुझाकर पंचायती तौर पर फैसला करके 1-2 बार वापस घर भी भेजा। बावजूद इसके ससुराल पक्ष ने बेटी के साथ मारपीट की। फतेहाबाद में 2 दिन की दुल्हन की खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर में ही फंदे में लटककर दुल्हन ने जान दे दी। डीएसपी दलजीत सिंह बेनीवाल ने बताया कि 2 दिन पहले शादी करने वाली प्रियंका का शव उसके ससुराल में घर में फंदे से लटका मिला। परिवार की ओर से मृतका के पिता ने पुलिस को बयान दर्ज करवाते हुए कहा कि उसकी बेटी का दिल ससुराल में नहीं रखता। इसी परेशानी के कारण उसने सुसाइड कर लिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। पिता के बयान दर्ज कर उसके आधार पर आगामी जांच की जा रही है। बता दें कि अशोकनगर में 22 साल की प्रियंका, जिसकी 2 दिन पहले शादी हुई थी, उसका शव घर में ही फंदे से लटका मिला। मृतका मूल रूप से यूपी की रहने वाली थी और उसकी शादी फतेहाबाद के अशोकनगर निवासी युवक के साथ हुई थी। गुरुग्राम पुलिस के सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच ने पैसों के लेन देन को लेकर अपने साले की हत्या करने वाले आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 28 मार्च को अपने साले को पहले धोखे से बुलाया और फिर उसे मौत के घाट उतारकर उसका शव स्कूल में फेंक दिया था। सिरसा के गांव लकड़ावाली में एक बैंक प्रबंधक और उप प्रबंधक के अपहरण का मामला सामने आया है। दरअसल कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक प्रबंधक और उप प्रबंधक का अपहरण किया और बाद में दोनों लोगों को 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। पुलिस ने बैंक मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी राज महेंद्र ने बताया कि पुलिस ने बैंक प्रबंधक की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। बहादुरगढ़ के खेरी जसौर गांव में गैस कटर से एटीएम काटकर 11 लाख की लूट का मामला सामने आया। दरअसल चोर काले रंग की गाड़ी में आए थे, जिसके बाद उन्होंने गैस कटर से एटीएम काटा और कैश लेकर फरार हो गए। दरअसल शातिर चोरों ने वारदात से पहले एटीएम में लगे सीसीटीवी को स्प्रे से खराब कर दिया, जिसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि उस समय एटीएम बूथ पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल गई है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी का कहना है कि धुंधली सी फुटेज में 2 आरोपी दिखाई दे रहे हैं। करनाल में 11वीं पढ़ने वाले 17 साल के छात्र ने कैथल रोड पर नहर में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि उसके परिजन उसे मोबाइल में गेम खेलने से मना कर रहे थे, जिससे आहत होकर उसने एक कदम उठाया। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीती 26 मार्च को हुए शुभम हत्याकांड मामले में अवैध हथियार मुहैया करवाने वाले शख्स को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस हत्याकांड में पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए 9 देसी तमंचे और 11 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने 2 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। सिरसा शहर के विभिन्न बाजारों में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान दुकानदारों का सामान भी जब्त कर लिया गया और हिदायतें दी गई कि दोबारा सामान दुकान के बाहर न लगाएं।
नगर परिषद के सफाई निरीक्षक धर्मेंद्र ने बताया कि अगली बार सामान जब्त करने के साथ ही चालान भी किया जाएगा। इसी के साथ कोविड-19 के चलते लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की गई। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भ्रष्टाचार के मामले में अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई दोबारा शुरू होने पर अदालत में पेश हुए। देश के सियासी दल इस बात पर विचार विमर्श करने में जुटे हैं कि उन्हें सरकार बनानी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना का असर एक बार फिर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। सऊदी अधिकारियों ने बताया कि इस बार मक्का के हज के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों में सिर्फ स्वस्थ लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपये 56 पैसे जबकि डीजल का दाम 80 रुपये 87 पैसे लीटर है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए करदाताओं के ITR 1 और 4 फॉर्म भरने को लेकर ऑफलाइन सुविधा शुरू कर दी। ये सुविधा ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है जो नई प्रौद्योगिकी GSON पर आधारित है। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों का असर फिर से अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। वहीं दूसरी ओर सेंसेक्स में भी भारी गिरावट दर्ज की। सुस्ती के दौर में होम लोन पर बड़े ब्याज दर ने भी ग्राहकों पर बोझ बढ़ा दिया। देश में 2020-21 के शुरुआती 10 महीनों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% बढ़कर रिकॉर्ड करीब $54 अरब पहुंच गया। देश के सबसे मूल्यवान शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप बायजू ने $1 अरब में आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। इस सौदे के बाद ब्लैकस्टोन समूह और आकाश के संस्थापक $13 अरब के मूल्यांकन वाले बायजू में शेयरधारक बन जाएंगे। भारतीय महिला फुटबॉल टीम को उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैत्री मैच में 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों ही टीमों को कई मौके मिले लेकिन उज्बेकिस्तान ने 87वें मिनट में मुफ्तना सोइमोवा की मदद से मैच का निर्णय गोल कर दिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 13 से 16 अप्रैल तक होने वाली राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए पुरुष टीम 11 अप्रैल को रवाना होगी। बैडमिंटन में 2 सुपर 100 टूर्नामेंट रशियन ओपन और इंडोनेशिया मास्टर को कोविड-19 के कारण लगी पाबंदियों के चलते विश्व बैडमिंटन महासंघ ने रद्द कर दिया है। मेजबान देशों के खेल संघों के विचार विमर्श के बाद यह फैसला किया गया। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम अगले माह होने वाली एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में होने वाला टूर्नामेंट 21 से 31 मई तक चलेगा। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग के शुरू होने से पहले शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं। वह नेट्स से में लंबे शॉट्स लगा रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग ने धोनी की बल्लेबाजी का वीडियो इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। चेन्नई IPL के 14वें सीजन में अपना पहला मैच 10 अप्रैल को खेलेगी। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले धोनी जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे चेन्नई सुपर किंग को राहत मिल रही है। IPL के 14वें सीजन की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। सीजन का दूसरा मैच 10 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले इस मैच से पहले वानखेड़े स्टेडियम के 2 और ग्राउंड स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए। बॉलीवुड में कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है। महामारी की दूसरी लहर में कई सेलेब्स कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक्टर मिलिंद सोमन अभिनेता ने कोरोना को मात दे दी है और अब बेहतर है। मलयालम सिनेमा के जाने माने अभिनेता पटकथा लेखक P बालाचंद्रन का 62 साल की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। फिलहाल सुपरफास्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।